आप सभी का पुनः मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ गर्वित पर आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी उतनी ही अच्छी चल रही होंगी। सो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे साइंस बेस्ड NCERT MCQs की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो। आज के इस लेक्चर में हम कुछ MCQ के साथ में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी देखेंगे, जिससे हम MCQ को आसानी से सॉल्व कर सकें। और फ्रेंड्स, जितनी भी बेसिक चीज़ें हो सकती है उसको कवर करेंगे। और साथ ही हमने जिस तथ्य को हमने लिया है वो इम्पोर्टेंट फैक्ट को ही हमने इस क्लास में रखा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिस्कशन की ओर बढ़ते हैं। और उससे बढ़ने से पहले हम बता दूं कि जो भी फ्रेंड्स हमारे फैमिली में आज नया आया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में शेयर करें इस लेक्चर को। तो चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सो फ्रेंड, आज की इस लेक्चर के माध्यम से हम ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि सभी एग्जामों में कहीं ना कहीं आता ही है। जहाँ साइंस अगर पूछी जाती है तो उस एग्जाम में हमें क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आज का ये चैप्टर, है ना। तो इसके आप अपन ध्यान से प्रैक्टिस करते हैं। चलिए अपन डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हम बात करते हैं हमारे पहले चैप्टर की, पाचन तंत्र, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसकी संरचना की अगर बात करें तो इसमें सर्वप्रथम मुख से स्टार्ट होती है ना। उसके बाद ग्रसनी में, फिर अन्न नलिका का पार्ट आता है, उसके बाद में आमाशय में जाती है। इसी तरह चलते हुए छोटी आंत में पहुंचती है, उसके बाद बड़ी आंत में आता है, उसके बाद में मल द्वार से बाहर निकलता है। ठीक है। और इसके सहायक अंग की अगर बात करें तो इसमें जिगर, अग्नाशय और लार ग्रंथियां आती है। अगर हम कुछ लार ग्रंथियों के बारे में चर्चा करें तो इसमें पहली आती है पैरोटिड ग्रंथि। दूसरी की बात करें तो इसमें सब मेडिब्यूलर ग्रंथि आती है, जो कि जबड़े के नीचे रहती है। तीसरी हम देखें तो सब लिंगुअल ग्रंथि आती है, जो कि जीभ के नीचे रहती है। और अन्य ग्रंथियाँ आती है जो कि हमारे छोटी ग्रंथियाँ जो रहती है, जो पूरे मुख में बिखरी हुई रहती है। इसके कार्य की अगर बात करें तो ये भोजन के छोटे अणु, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, फैटी एसिड को तोड़ने का कार्य करती है। दूसरे कार्य की अगर बात करें तो इसमें पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत में होता है, जो कि और अपशिष्ट को बाहर निकालता है। यह मुख्य ट्रिक्स दी हुई इसे याद रखने के लिए। सो फ्रेंड्स, चलते अगले स्लाइड पे। हम बात करें श्वसन तंत्र की, जो कि जिसकी संरचना की अगर बात करें तो ये नथुना, जो कि नाक से ग्रसनी में जाती है, ग्रसनी से कंठनलिका, कंठनलिका से होते हुए श्वसनलिका में होती है, फिर उसके बाद में फेफड़ों में पहुंचती है। ठीक है। इस तरह से यह संरचना होती है इसकी। कार्य की अगर बात करें तो इसका ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, है ना, ऑक्सीजन रक्त में मिलाना और कोशिकाओं तक पहुंचना इसका मुख्य कार्य होता है। चलते अगले स्लाइड पे। उत्सर्जन तंत्र की अगर बात करें तो इसमें इसकी संरचना अगर देखते हैं तो इसमें दो रकक होती है ना। साथ ही मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय, जो कि उत्सर्जन तंत्र का पार्ट होती है। इसके कार्य की अगर बात करें तो रक्त से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को बाहर निकालना, जिसमें यूरिया, अमोनियो को छानने का कार्य करता है। शरीर का जल व लवण का संतुलन बनाए रखना, यह इसका मुख्य कार्य होता है। किडनी, जो कि क्लीनिंग मशीन है, जो कि खून साफ करके मूत्र का निर्माण करती है। चलिए फ्रेंड्स, अगले स्लाइड पे। परिसंचरण तंत्र की अगर बात करें तो इसकी संरचना हृदय, हृदय से धमनियों में, धमनी से सीरा में, है ना, सीरा से केशिका में जाती है। ठीक है। रक्त की अगर बात करें तो लाल रक्त कणिकाएं होती है और कुछ श्वेत रक्त कणिकाएं होते हैं, प्लेटलेट्स होती है। अधिकतर फ्रेंड्स क्या होता है कि हमें परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछ ली जाती है कि इसकी संरचना क्या होंगे। जैसे हृदय है, हृदय के बाद में दे दिया जाएगा कि सीरा आता है या धमनी आती है या कोशिका आती है। इस तरह से इसकी संरचनाएं भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम की दृष्टि से। चलते हैं इनके कार्य की ओर। तो इसका पहला कार्य ऑक्सीजन व पोषक पदार्थों को पूरे शरीर तक पहुँचाना।
दूसरे कार्य की अगर बात करें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट को बाहर लाना होता है इसका कार्य। ठीक है, रोगों से बचाना WBC का कार्य है, जो कि रक्त का थक्का बनाना जो प्लेटलेट्स का कार्य है। ठीक है, चलते फ्रेंड्स अगले स्लाइड पे। प्रजनन तंत्र की बात करते हैं, जिसकी संरचना की अगर बात करें तो यह दो तरह की होती है, जो कि पहला पुरुष प्रजनन तंत्र, ठीक है, और दूसरा होता है स्त्री प्रजनन तंत्र। अगर हम इसके अंगों की बात करें तो पुरुष प्रजनन तंत्र में काफ़ी अंग दिखाई देते हैं, जैसे वृषण हो गया, है ना, एपिडिमिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, सिमेनल वेसिकल्स हो गए। ठीक है, इसी तरह फ्रेंड्स स्त्री प्रजनन तंत्र में हमें अंडाशय हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया, गर्भाशय हो गया, गर्भाशय ग्रीवा हो गए, यह हमें इसके अंगों के रूप में देखने को मिलता है, जो कि यहाँ दिए गए हैं। वृषण, शुक्रवाहिनी, लिंग, है ना। स्त्रियों में वही डिंब ग्रंथियाँ हो गई, गर्भाशय हो गए, योनि हो गई, है ना। इसके कार्यों की बात करें तो पुरुष में शुक्राणु का निर्माण किया जाता है। स्त्रियों की बात करें तो इसमें अंडाणु का निर्माण किया जाता है। निषेचन की बात करें तो इसमें अंडाशय प्लस शुक्राणु होता है। गर्भ में भ्रूणों का विकास होना है। ठीक है, चलते फ्रेंड्स अगले स्लाइड की ओर। तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं, जिसकी संरचना की अगर बात की जाए तो इसमें मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डियाँ व तंत्रिकाएं शामिल होती है। मस्तिष्क की अगर बात करें तो इसमें 3 भाग होते हैं, जिसके अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, है ना, उसी तरह पश्चिम मस्तिष्क। यह इसके 3 भाग होते हैं मस्तिष्क के। अगर हम अग्र मस्तिष्क की अगर बात करें तो यह सोचने समझने, है ना, सोचने समझने, याददाश्त, भावनाएं नियंत्रण, है ना, इंद्रियों पर नियंत्रण, इसका मुख्य ये होता है, कार्य होता है। मध्य मस्तिष्क की अगर बात की जाए तो यह आँख, कान, मांसपेशियों पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। वही अगर पश्चिम मस्तिष्क की अगर बात करें तो यह हमारे सेरिबेलम संतुलन हो गया, है ना, पोस हो गया, और मेंडुला जो सांस, हृदय गति आदि पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। इनके कार्यों की अगर बात करें तंत्रिका तंत्र के तो यह पूरे शरीर को नियंत्रित समन्वित करने का कार्य करता है। सोचने समझने व स्मृति भावना को नियंत्रित करता है। साथ ही यह मांसपेशियों की गति, अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले स्लाइड पे। यहाँ हम जो जो भी हमने डिस्कस किए थे, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, है ना, तंत्रिका तंत्र, तो इनकी ट्रिक्स दी गई है। इसको आसान वे में आप याद रखिएगा, जो कि इसकी संरचनाएं दी गई है। संरचनाओं को आसान तरीके से याद रखने के लिए यह सारी चीज़ें दी गई है। जैसे कि पाचन तंत्र की बात करते हैं, इनकी संरचना मुगुआ, अग्रनलिका हो गई, आमाशय हो गया, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत और गूदा। तो इस तरह से इसकी संरचनाएं दी गई है फ्रेंड्स, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन स्लाइड को आप देख लीजिएगा PDF के माध्यम से। चलते आगे की ओर। ये परिसंचरण तंत्र, प्रजनन तंत्र, ये तंत्रिका तंत्र, सारी चीज़ें दी गई इसमें संरचनाएं। तो आप इसको, जो कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में, ये आपके याद करने के लिए यह दी गई है PDF के माध्यम से, आप इसे देख लीजिएगा। चलते हैं हम प्रैक्टिस सेशन की ओर। यही फ्रेंड्स अगले टॉपिक का यह चैप्टर है। तो इसमें मानव में पेशी समन्वय व नियंत्रण, इसके बारे में देख लेते हैं। तो नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र, है ना, तंत्रिका तंत्र जो कि नियंत्रण करने का कार्य करता है। इसमें मस्तिष्क हो गया, रीढ़ की हड्डी, इन्हें आदेश देता है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, उसके बाद में मांसपेशियाँ उसी आदेश को कार्य में बदल देती है। जो मांसपेशियाँ होती है हमारे शरीर में, जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों से जो हमें आदेश मिलता है, मांसपेशियों को जो आदेश मिलता है वह उसे कार्य में बदलती है। अर्थात ये जो दिया है ना, दिमाग सोचता है, आदेश देता है, और मांसपेशियाँ क्या करती है, काम करती है इसे। चलते अगले स्लाइड पर। समन्वय कैसे होता है, जैसे तो यह दिया गया फर्स्ट पॉइंट, है ना, रेस्पिरेटरी जो अंग होते हैं, आँख, कान, त्वचा, नाक, सूचनाएं लेते हैं। ठीक है, सेकंड देखें तो संदेश मस्तिष्क, स्पाइनल जो कॉर्ड होता है, तंत्रिकाओं द्वारा पहुंचता है इस पे। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड की अगर बात करते हैं, यह संदेश को प्रोसेस कर आदेश देता है। आदेश देने के बाद क्या होता है, यह मांसपेशियों तक पहुंचता है, और मांसपेशियां क्या करती है, सिकुड़ती है, फैलती है, और गतियों को नियंत्रित करती है, वो कार्य करती है। ठीक है,
चलते हैं फ्रेंड्स अगले स्लाइड पर। मुख्य अंग जो इसमें मदद करते हैं वह है मस्तिष्क का लघु मस्तिष्क, जो कि संतुलन, चाल, लिखना पढ़ना, है ना। उसी तरह फ्रेंड मज्जारज्जु जो कि स्पाइनल कॉर्ड, है ना, यह सरल कार्य और जैसे गर्म चीज़ों को छूना, हाथ खींच लेना, ये इस सारी क्रियाएं इसके द्वारा संपन्न होती है। स्नायु की अगर बात करें, जो कि नर्वस संदेश ले जाने वाले तार की तरह यह काम करती है। मांसपेशियों की बात करें तो यह हर गति का वास्तविक कार्य करती है। चलते हैं अगले स्लाइड पर, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। पाचन की प्रक्रिया मुख्यतः कहाँ पूर्ण होती है? बताइए फ्रेंड, इसका क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो इसका ऑप्शन सी, जो कि छोटी आंत। छोटी आंत में ही पूर्ण पाचन होता है, जिसमें एंजाइम और पित्त मिलकर भोजन को पूर्ण रूप से पचाने का कार्य करते हैं। अगर आहार नली की अगर बात करें तो यह हमारे भोजन को मुख से आमाशय तक पहुंचाती है, न कि यह पाचन का कार्य करती है। आमाशय की अगर बात करें तो यह प्रोटीन को आंशिक रूप से पचाते हैं। पूर्ण पाचन तो यहाँ नहीं होता है, पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही हमें देखने को मिलता है। बड़ी आंत की अगर बात करें तो यह जल का अवशोषण होता है, पाचन नहीं होता है इसमें। तो ये बड़ी आंत जल के अवशोषण में मदद करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अमाइलेज एंजाइम किसे पचाता है? सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में ही फ्रेंड्स जो माइलेज एंजाइम्स होते हैं उन्हें माल्टोज में तोड़ने का कार्य करता है ये। अगर हम प्रोटीन पाचन की बात करते हैं, ये पेप्सिन हो गया, और ट्रिप्सिन के द्वारा होता है। उसी क्रम में अगर वसा की बात करें तो इसमें लीपेज एंजाइम और पीतरस से इसका पाचन होता है। लीपेज एंजाइम और पीतरस से, है ना। खनिज की बात करें तो खनिज को यह नहीं सीधे अवशोषित होते हैं, तो सीधे, है ना, यह पचते नहीं है, डायरेक्ट अवशोषित होते हैं खनिज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पीतरस कहाँ बनता है? बताइए आप सभी कमेंट सेक्शन में, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत में पीतरस का निर्माण होता है ना, जो कि वसा का इमल्सीकरण करता है। अगर अग्नाशय की बात करें तो यह पाचक एंजाइम बनते हैं इसमें, जैसे लिपेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, अमाइलेज हो गया, है ना, ये बनते हैं इसमें। आमाशय की बात करें तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, और पेप्सिन बनते हैं आमाशय में। गुर्दे की बात करें तो यह तो उत्सर्जन अंग है, पित्त का इसमें कोई संबंध नहीं आता। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आंतों की अंगुली नुमा संरचना जो अवशोषण में सहायक है उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विली, जिसे कि विलाई भी कहा जाता है ना। यही आंतों की उंगली नुमा संरचना जो कि छोटी आंत की कही जाती है ना। इसी में पोषक तत्वों का अवशोषण, यही पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। अगर बात करें हम नेफ्रॉन की तो यह गुर्दे की संरचनात्मक इकाई है। अगर साथ ही हम बात करें ओलाई की तो यह फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान करती है। और न्यूरॉन जो कि तंत्रिका तंत्र की एक इकाई है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओलियोलाई, जो कि सूक्ष्म संरचना होती है जिसमें O2 और CO2 का आदान प्रदान करने का कार्य करती है यह। अगर ट्रेकिया की बात करें तो यह वायु को फेफड़ों तक पहुंचाती है ना, फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करती है। वही ब्रोंक्स की बात करें तो यह श्वसन जो मार्ग होता है उसका विभाजन करने का कार्य करते हैं ब्रोंक्स। अगर ग्रसनी की बात करें तो यह भोजन और वायु का मार्ग है, भोजन और वायु का मार्ग है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। मनुष्य में श्वसन की दर सामान्यतः कितनी होती है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 से 18 प्रति मिनट, जो कि सामान्य वयस्कों में यही दर होती है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, श्वसन का अंतिम उत्पाद कौन सा है? श्वसन के अंतिम उत्पादों की बात की जा रही तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड और जल, जो कि ऊर्जा का अंतिम उत्पाद होता है ना, जो कि CO2 H2O। अगर बात करें हम ऑक्सीजन और जल की तो इसके द्वारा तो संभव नहीं है इसमें, क्योंकि O2 का उपयोग होता है, O2 के लिए उपयोगी है ना। और प्रोटीन की अगर बात करें तो यह प्रोटीन जो कि पाचन का उत्पाद कहा जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, और इसी में ATP के अणु बनते हैं, है ना। ATP जो कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होते हैं, है ना। चलते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। जाने के पहले हम देखें नाभिक को, तो नाभिक नियंत्रण केंद्र है, श्वसन नहीं करता है जो कि यह। राइबोसोम की अगर बात करें तो यह प्रोटीन संश्लेषण करता है। उसी तरह क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करें तो यह पादप में प्रकाश संश्लेषण करता है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, मनुष्य का मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किडनी, जो कि गुर्दा भी कहा जाता है। इसकी बात करें तो हमारे शरीर से नाइट्रोजन अपशिष्ट जो कि यूरिया निकालने का कार्य करता है। वही हृदय की अगर बात करें तो यह रक्त पंप करने का कार्य करता है। फेफड़े की अगर बात करें तो यह गैसीय अपशिष्ट हटाता है। यकृत की अगर बात करें तो यह पीतरस बनाने का कार्य करता है। चलते अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, गुर्दे की मूल इकाई क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेफ्रॉन, जो कि रक्त का फिल्ट्रेशन करके मूत्र का निर्माण करता है। वही अगर न्यूरॉन की अगर बात की जाए तो यह तंत्रिका तंत्र की इकाई है। विली की बात करें तो यह छोटी आंत की संरचना होती है। और वही ओलवी ओलाई की बात करें तो यह गैसों का आदान प्रदान करने की इकाई होती है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, मूत्राशय का कार्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मूत्र का संग्रहण करना। अगर बात करें रक्त शोधन की तो यह गुर्दा करता है, किडनी। वही अगर पित्त स्त्राव की बात करें तो यह यकृत करता है। भोजन पाचन की बात करें तो यह आंतें करती है, हमारी छोटी आंत बड़ी आंत, है ना। चलते अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि हमने पिछले क्वेश्चनों में इसको डिस्कस कर चुके हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चार हृदय कक्ष होते हैं मनुष्य के शरीर में। दो की अगर बात करें तो यह मछलियों के हृदय में देखने को मिलते हैं, दो कक्ष। वही अगर बात करें तीन कक्षकों की तो यह अधिकतर उभयचर और सरीसृप जंतुओं में हमें इनके हृदय कक्ष दिखाई देते हैं, जिनकी संख्या 3 है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा रंग द्रव्य पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन ले जाने वाला लाल रंग द्रव्य है ना। अगर बात करें क्लोरोफिल की तो यह तो पौधों में पाया जाता है। मेलानिन की अगर बात करें तो यह त्वचा और बाल के रंगों में होता है ना। वही केराटिन की अगर बात करें तो यह बाल नाखून के प्रोटीन में पाया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। धमनियां किस दिशा में रक्त ले जाती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हृदय से अंगों की ओर, जो कि धमनियों का मुख्य कार्य है। अगर बात करें अंगों से हृदय की, तो यह शिराएं ले जाती है। वही बात करें हृदय से फेफड़ों में, तो यह कार्य पल्मोनरी आर्टरी करती है ना। वही अंगों से अगर गुर्दे की बात करें, तो यह रीनल वेन और आर्टरी का कार्य है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्फिग्मोमेनोमीटर, जो कि रक्त मापने का यंत्र है। थर्मामीटर की अगर बात करें, तो यह तापमान नापता है। बैरोमीटर की अगर बात करें, तो यह हमारे वायु दाब को मापने का कार्य करता है। हाइड्रोमीटर की अगर बात करें, तो यह तरल की घनता को मापता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। महिला प्रजनन अंग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडाशय। अंडाशय जो कि अंडाणु का वह हार्मोन निर्माण का कार्य करता है अंडाशय में। वही बात करें वृषण की, तो इसमें नर प्रजनन अंग है। गर्भाशय ग्रीवा की अगर बात करें, तो यह केवल प्रजनन अंग का मार्ग है। मूत्राशय की बात करें, तो मूत्र संग्रहण करता है इसमें। क्वेश्चन 80 की बात करते हैं। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिंब वाहिनी, जिसे कि फ्लैपियन ट्यूब भी कहा जाता है, जो कि अंडाणु और शुक्राणु का संयोग का कार्य करता है यहाँ पे। साथ ही गर्भाशय की अगर बात करें, तो यह भ्रूणों का विकास का कार्य करता है। अंडाशय की अगर बात करें, तो यह अंडाणु निर्माण का कार्य करता है। मूत्र मार्ग की बात करें, तो यह मूत्र निष्कासन का अंग है जो कि। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19। नर में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? सो फ्रेंड, हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृषण में। वृषण में ही शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है ना। यकृत की बात करें, तो यह पाचन अंग है। अग्नाशय की अगर बात करें, तो यह पाचक एंजाइम से हो जाते हैं। मूत्राशय की बात करें, तो यह मूत्र संग्रहण अंग है। चलते अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भ्रूण किस अंग में विकसित होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गर्भाशय में। गर्भाशय में ही भ्रूणों का विकास होता है। अंडाशय की बात करें, तो यह अंडाणु का निर्माण का कार्य करता है। यकृत जो कि पाचक अंग है। गुर्दे की बात करें, तो यह उत्सर्जन अंग है। चलते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूरॉन। न्यूरॉन जो कि हमारे संदेश वाहन का कार्य करता है ना। मांसपेशियों की बात करती है, गति कराती है तंत्रिका तंत्र में। नेफ्रॉन की अगर बात करें, तो ये गुर्दे की इकाई है एक। विली की अगर बात करें, तो ये आंत की इकाई है ना। क्वेश्चन 22 देखते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन नियंत्रण का कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेरिबेलम। सेरिबेलम ही संतुलन व समन्वयन का कार्य करता है। वही ब्रलम की बात करें, सेरिब्रलम, तो इसमें बुद्धि व सोच नियंत्रित होती है। मेंडुला की अगर बात करें, तो ये हृदय व श्वसन को नियंत्रित करता है। अगर वही पोस्ट की अगर बात की जाए, तो इसमें संदेश नियंत्रित का कार्य होता है इसका। चलते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23, जिसमें रिफ्लेक्स क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रीढ़ की हड्डियों पर, जो कि त्वरित प्रक्रियाओं के लिए नियंत्रण का कार्य करती है। मस्तिष्क की अगर बात करें, तो यह मुख्य नियंत्रण केंद्र हो जाता है।
फेफड़े जो कि श्वसन का कार्य करते हैं, यकृत जो कि पीतर का निर्माण करने का कार्य किया जाता है यहाँ। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। आंखों में प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइरिस। आइरिस जो कि पुतली का आकार बदलकर हमें प्रकाश नियंत्रण का कार्य करता है ना। साथ ही लेंस की बात करें तो यह प्रकाश को केंद्रित करने का कार्य करता है, लेंस। कार्निया की बात की जाए तो यह बाहरी सतह हो जाती है जो जहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है। और रेटिना की बात की जाए तो यह छवि जो कि चित्र बनाने का कार्य करता है। चलते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25। एड्रीनालिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिवृक्क ग्रंथियाँ। अधिवृक्क ग्रंथियों की बात करें तो इसमें फाइट और फ्लाइट दोनों हार्मोन्स एड्रीनालिन बनाती है। साथ ही हम अगर बात करें थायराइड की तो यह थायरॉक्सिन बनाती है। अग्नाशय की अगर बात करें तो यह इंसुलिन बनाती है ना। वही अगर पिट्यूटरी की बात करें तो यह हमारी मास्टर ग्लैंड हो जाती है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नाशय से, जो कि इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करने का कार्य करता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। पीनियल ग्रंथि का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निद्रा और जागरण, मतलब स्लीप और वेक साइकिल को नियंत्रित करने का कार्य करता है। यही मेलाटोनिन हार्मोन बनाता है हमारे में, है ना। वही अगर वृद्धि की बात करें तो यह पिट्यूटरी का कार्य होता है। रक्तचाप की बात करें तो यह एड्रेनालिन से जुड़ा है। पाचन की बात की जाए तो यह अग्नाशय से जुड़ा हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो कि चयापचय का नियंत्रण का कार्य करती है इसमें। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29। पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मास्टर ग्रंथि। यह अन्य ग्रंथियों को भी नियंत्रित करती है, जो कि अगर पाचन ग्रंथि की बात की जाए तो इसमें अग्नाशय आ जाता है, यकृत आ जाता है। श्वसन ग्रंथि की बात की जाए तो इसमें फेफड़े आ जाते हैं। उत्सर्जन ग्रंथि की बात की जाए तो इसमें गुर्दा आ जाता है, किडनी जो कि। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30। समन्वय एवं नियंत्रण किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, तंत्रिका व अंतःस्रावी तंत्र, जो कि हमारे संदेश व हार्मोन को नियंत्रित करने का कार्य करती है ना। अगर बात की जाए मांसपेशियों की तो इसमें गति करवाती है। रक्त की बात करते हैं पोषण व परिवहन का कार्य करता है। हड्डियों की बात करें तो यह हमारे शरीर को सहारा और सुरक्षा का कार्य करता है। इस तरह से फ्रेंड्स आज के हमारे 30 क्वेश्चन संपन्न होते हैं। आई होप आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर। ऐसे ही लेक्चर हम लाते रहेंगे इस सीरीज़ में। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ इसे शेयर करिएगा। चलो मिलते हैं अगले नए लेक्चर के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के रखिए आप अपना ध्यान। धन्यवाद।